ग्लोबल खबरों के बाद अब फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चलते हैं पश्चिम बंगाल। पशु वध वाले फैसले पर जारी बवाल के बीच शुभेंदु सरकार ने एक और ऐसा निर्णय लिया है जिसने राज्य का धार्मिक और सियासी तापमान काफी ऊपर पहुंचा दिया है। नया निर्देश मदरसों में वंदे मातरम गाने से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशालय की तरफ से 19 मई 2026 को यह आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि मदरसों में कक्षाएं शुरू होने से पहले होने वाली प्रार्थना में वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। शुभेंदु सरकार के इस फैसले के तहत सभी सरकारी मॉडल मदरसों यानी इंग्लिश मीडियम, मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों, माध्यमिक शिक्षा केंद्रों में अब वंदे मातरम गाना जरूरी होगा। यह अधिसूचना सभी डीएम, जिला स्कूल निरीक्षक, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गई है। मुस्लिम धर्मगुरु इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वो इस फैसले को आस्था पर चोट बता रहे हैं, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने निर्णय को सही ठहराया है। पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड से कुल 850 मदरसे मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 614 को सरकारी मदद मिलती है, जबकि 235 गैर सहायता प्राप्त हैं। पिछले हफ्ते सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भी सुबह की प्रार्थना सभा में वंदे मातरम अनिवार्य करने का निर्देश दिया था। हम ये नहीं कहते वंदे मातरम जो है गलत है या वंदे मातरम जो है मुनासिब नहीं है। हमारे और दीगर भाइयों के लिए, दीगर मजहबी लोगों के लिए जो है ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए बेहतर है, लेकिन उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो हमारा फंडामेंटल जो अकीदा है, हमारा जो आस्था है, उसके खिलाफ जो है वो जाता है। तो इसलिए उसके कुछ जुमलों पर, कुछ पॉइंट्स पर हमें एतराज है। बंगाल का प्रत्येक विद्यार्थी अब एक नवीन ऊर्जा के साथ, एक राष्ट्रीय ऊर्जा के साथ में अपने दिन का प्रारंभ कर पाएगा। राष्ट्रीयता का भाव जागरण होगा, विदेशी घुसपैठ के प्रति हुई भाव बढ़ेगा और अपने पूर्वजों के प्रति उनकी श्रद्धा और विश्वास भी प्रगाढ़ होगा। इसके लिए साधुवाद। शुभेंदु सरकार के लिए गए पुराने फैसलों की तरह इस फैसले का भी राजनीतिक एक्सटेंशन हो चुका है। टीएमसी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे हैं। अभी तो ये जो बीजेपी सरकार है वो मुसलमानों पर अपना जो फिलॉसफी वो आरोप करेंगे, तो सरकार का तो ये अधिकार है कि वो हर मदरसा स्कूल में भी कौन गाना गाया जाएगा ये ठीक करे। ये विरोध करने वाले तुष्टीकरण की बात करते हैं और पश्चिम बंगाल की धरती से तो वंदे मातरम गाया गया था राष्ट्रगीत, तो वहाँ तो पहले से अनिवार्य होना चाहिए। जो विरोध करने की बात करते हैं उन्हें अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए और तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करना चाहिए। वंदे मातरम की बात करते हैं, जनगण मन की क्यों नहीं करते? राष्ट्रगीत जनगण मन है, वंदे मातरम ये राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम बोलना चाहिए। लेकिन वंदे मातरम के दो जो स्टांजाज हैं उसको ही मान्यता है। मदरसा में कुरान का शिक्षा दे रहा है, तो किसी को मदरसा में ये जुल्म आएगी, मैं उनको निर्णय का, उनका निर्देश का खिलाफ मैं सारा मुसलमान को इकट्ठा करके इनको रोकेगी। इस वर्ष फरवरी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन गण मन के बराबर का दर्जा दे दिया था। इसके साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया था कि सभी सरकारी और स्कूली आयोजनों में राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत के भी सभी 6 अंतरों को पूरा गाया जाएगा। इसी आधार पर बंगाल में निर्णय लिया गया। सवाल यह है कि अगर कोई संस्थान गाने से इनकार करता है तो क्या होगा? पहले इसका नियम नहीं था, लेकिन अब राष्ट्रगान के बराबर दर्जा होने से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कानून में जुर्माने के साथ 3 वर्षों की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। ये गीत
उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल था। स्वतंत्रता आंदोलन में वंदे मातरम का स्थान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया था। हालांकि वंदे मातरम को लेकर देश में समय समय पर धार्मिक और राजनीतिक बहस भी होती रही है। इसे नहीं गाने वालों का तर्क यह है कि इसके कुछ हिस्सों में भारत माता को देवी रूप में वर्णित किया गया है, इसीलिए कुछ लोग इसे धार्मिक दृष्टि से अलग तरह से देखते हैं। वैसे बंगाल में सिर्फ वंदे मातरम ही नहीं बल्कि बकरीद से पहले एक और बवाल जारी है। मामला 14 साल से कम उम्र के पशुओं के वध पर रोक से जुड़ा है। अगले हफ्ते बकरीद है और उससे ठीक पहले सरकार ने आदेश जारी किया है, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए राहत मांगी गई है। हालांकि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी। सरकार के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया गया। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि गाय की कुर्बानी ईद उल जुहा के त्योहार का हिस्सा नहीं है और ना ही इस्लाम में यह कोई धार्मिक अनिवार्यता है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश जरूर दिया है कि वो 24 घंटे में इस पर विचार करे कि क्या 27-28 मई को बकरीद के मौके पर इसे अपवाद माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई छूट के संबंध में अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्णय ले सकता है। शुभेंदु सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना पशु वध पर रोक लगा दी है। निर्देशों का पालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बकरीद से पहले आए इस आदेश पर राजनीति भी जमकर हो रही है। ये नया सरकार केवल मुसलमानों पर अपना नियम लाद रहे हैं। मुसलमानों को दुकान से तोड़ा जाता है, उनको नमाज का अधिकार कम किया जाता है। तो इस पे जो प्रोटेस्ट है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही होगा। So if you take a 14-year-old animal who is diseased or maimed or unfit in any way, that is not even fit for sacrifice. And if you see the Animal Cruelty Act, even the Animal Cruelty Act has an exemption for religious sacrifice. The Animal Slaughter Control Act, West Bengal, has an exemption under Section 12. So we really argued the entire gamut and the entire spectrum, and it was a very detailed discussion. अब पश्चिम बंगाल के ही फाल्टा विधानसभा क्षेत्र चलते हैं, जहां जो उपचुनाव हुआ है इस सीट से टीएमसी ने अभिषेक बनर्जी के करीबी जहांगीर खान को उम्मीदवार बनाया था, जो 2 दिन पहले चुनाव मैदान छोड़कर पीछे हट गए। रात 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक यहां इस बार लगभग 88% मतदान हुआ। अंतिम आंकड़े आने तक इसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 2021 में भी इस सीट पर लगभग 88% वोटिंग हुई थी। इस बार यह आंकड़ा बढ़ेगा या नहीं, यह अंतिम डेटा जारी होने पर ही पता चल पाएगा। फाल्टा में अलग अलग मतदान केंद्र पर सुबह से ही वोटिंग के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। कुल 285 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने केंद्रीय बल की करीब 35 कंपनियों को तैनात किया था। 29 अप्रैल को हुई वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा के चलते मतदान को रद्द कर दिया गया था। पिछली बार यह सीट टीएमसी के खाते में गई थी। इस बार फाल्टा सीट कौन फतेह करेगा, यह 24 मई को पता चलेगा।